ऐ सुनो, स्पीड ऑफ लाइट मत बात करो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू ये एक इक्वेशन से रिलेट किया जा सकता है। वो इक्वेशन ये था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम was found to be 1 by रूट अंडर ये म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, ये दो वैल्यूज है। म्यू जीरो इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन जीरो ये था परमिटिविटी। वैक्यूम का म्यू जीरो का वैल्यू कुछ था, ये था 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और जो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू था वो था 8.85 इंटू 10⁻12। इनकी यूनिट कुछ थी, वो भी हमें समझ नहीं आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट किया, इसको 1 बाई किया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया। इससे एस्टैब्लिश हो गया कि किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालना है तो उस मीडियम का परमिबिलिटी और परमिटिविटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करके निकाल लेंगे। अगर किसी दूसरे मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसका इक्वेशन उन्होंने क्या लिखा, मैक्सवेल ने, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्लास में कृपया करके सिर्फ बैठे रहे, ये काम मत कीजिए, सुनिए क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला है वो आया म्यू आर म्यू जीरो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो। इसको मैं अलग कर सकता हूं, ये जो आर लिखा है मैंने, ये किसी मीडियम के लिए, ये मैं एम लिख देता हूं। इसको अलग कर सकते हैं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो म्यू एम एप्सिलॉन एम, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको मैं लिख सकता हूं सी वैक्यूम बाय म्यू एम एप्सिलॉन, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब मजे की बात क्या है, इस इक्वेशन से आपको कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी मुझे उसकी चिंता नहीं है, अब जो बोलूंगा वो समझ आ जाएगा, वो मेरे लिए काफी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इस इक्वेशन से आया, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर निकालना तो इस इक्वेशन से आ जाएगा। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम फास्टेस्ट एयर। वो वैक्यूम मानोगे कि मीडियम मानोगे, मीडियम मानोगे। अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो हम यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे, परमेबिलिटी एयर का, परमिटिविटी एयर का, ये वैल्यू हमने रखा। और अगर मैं एयर का स्पीड ऑफ लाइट निकाल रहा हूं, ये आ रहा है सी वैक्यूम बाय म्यू एयर एप्सिलॉन एयर, ये वैल्यू आया 2.95 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम है ना। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम है, ऐसा कब हो सकता है, अगर ये वैल्यू एक है, अगर ये वैल्यू एक है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अगर ये एक से ज्यादा है, अगर ये वन से ज्यादा है, तभी ये स्पीड वैक्यूम से कम आएगा, ये स्पीड वैक्यूम से कम आए। ऐसा तब हो सकता है अगर म्यू जीरो और अगर म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू एक से ज्यादा है। अब मैं एक लाइन लिखा रहा हूं आपको, इन ऑल मीडियम ऑफ द यूनिवर्स द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल दोस मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, अब कितना कम होगा, डिपेंड करेगा उस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन कितना ज्यादा है। अगर मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन बहुत ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी। सारा खेल ये स्पीड ऑफ लाइट से आएगा। एक नोट बना लेते हैं, ऑल मीडियम्स that are known has values of mu and epsilon greater than 1. Hence, the speed of light in a medium, in a given medium,
is less than the speed of light, than the speed of light in vacuum. एयर में लाइट का स्पीड और वैक्यूम में लाइट का स्पीड सेम नहीं है. एयर में लाइट की स्पीड कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है. फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसको हमने मान लिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. है नहीं इक्वल, मान लिया है. कौन सा बेटा बोल? ये वाला बात समझा? अच्छा, ये इक्वेशन ऐसे आया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया. म्यू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम इसको अलग कर लिया. म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 इसको अलग कर लिया. ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो मैंने इसको लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये 1 बाय रह गया. अगर मैं ये किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालने का इक्वेशन है. अगर मैं एयर में लाइट की स्पीड निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि मुझे पता है. और ये क्या लिखूंगा? परमिएबिलिटी एयर की कितनी है और परमिटिविटी एयर की कितनी है, ये वैल्यूज भी मुझे पता है. मैंने इसको रख दिया और ये इक्वेशन आया, ये वैल्यू आया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2.95 इंटू 10⁸. एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ी कम है, वैक्यूम में 3 है, ये 2.95. अच्छा, ये अगर ज्यादा है इससे, अगर ये वैल्यू ज्यादा होता इससे, वैक्यूम से भी ज्यादा होता, ऐसा कब पॉसिबल था? अगर ये डिनोमिनेटर छोटा होता. अगर तू 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 4. लेकिन अगर तू 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये वैल्यू 0.5 हो जाएगी. डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा. अब इधर देख, ये न्यूमरेटर है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू, ये रिजल्ट छोटा है, न्यूमरेटर से छोटा है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू ये एक से बड़ा है. सारे मीडियम के लिए, सारे मीडियम के लिए म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू 1 से ज्यादा है. यानी सारे मीडियम में अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, यानी सारे मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम होगी. यही लिखा मैंने. द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. क्यों? बिकॉज ऑल मीडियम दैट आर नोन, all medium that are known has value of mu and epsilon greater than 1. सिर्फ ये वैक्यूम के लिए इतना कम, ये वैल्यू इतने कम. वैक्यूम, हाँ. किसी भी मीडियम में, इस पूरे कैलकुलेशन का यही मतलब है, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी. कितनी कम होगी, क्या कम होगी, कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसके क्या इक्वेशन हो गया, अब हमें वो पढ़ना है. हेलो सर. बेटा सर देखिए, हाँ. सर बोल रहा था परमिटिविटी का मतलब क्या है? हाँ अंशु बोल. परमिटिविटी का मतलब? ये मीडियम की प्रॉपर्टीज के वैल्यू है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी. ओके सर. तो क्लास में नेक्स्ट टाइम बैठ के बात बताता हूँ. ये किसी ठीक है मीडियम की प्रॉपर्टीज के वैल्यूज है. जैसे हमने सर. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था ना, हाँ. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का नहीं था, वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये मीडियम के वैल्यूज है. मीडियम के हाँ. कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हम्म. ये क्या आया था ये नेक्स्ट क्लास में बात करें. ठीक है सर. हाँ.
सर हाँ नमन, सर एक बार वो ऊपर समझा सकते हैं आप क्या लिखे हैं? लिख लो। म्यू जीरो ये वाला। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता थी, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मैक्सवेल हाँ। ने लाइट की स्पीड को निकालने का एक इक्वेशन लिखा, और वो इक्वेशन ऐसा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन 0। वैक्यूम में म्यू क्या है? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन है परमिटिविटी। वैक्यूम परमिट। में म्यू का वैल्यू और वैक्यूम में एप्सिलॉन का वैल्यू हमें पता था। हमें तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितने वो भी पता थी, पर ये हाँ। इक्वेशन से आ सकता था, ये पहली बार हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन से हमें लाइट की स्पीड का वो वैल्यू मिल रहा है जो उसके वैक्यूम में। फिर उन्होंने फर्दर और कहा कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड का वैल्यू में निकालना तो इस इक्वेशन से आ सकता है। अच्छा। ये बात का समझ आया? हाँ सर ये वाला ही नहीं समझ में आया। अच्छा, अब आगे की फिर बोलू। हाँ अब आया वो वाला। हाँ हाँ अब आया। हाँ। सर ये वैसे आप ये म्यू म्यू आर ही है, म्यू आर, म्यू एम एम जीरो। एम हाँ, वो ऐसे लिखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा था। जनरल इक्वेशन यही था, ये मीडियम लिख रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ थैंक यू सर। हाँ, ये हमें पता था। ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ये कैसे निकाला था हमने, ये आपको मैं बोलूंगा, एक सजेस्ट करूंगा एक बार। अच्छा, क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे पता लगाया था हमने। बेटा इसको 4 पाई 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर ये यूनिट्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना। हाँ, ये वैल्यू से ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, ये हमारे काम। कोई डाउट है? पंद्रह मिनट एक ही बात बार बार बोलूंगा। मीडियम वन से मीडियम टू लाइट जा सकती है, मीडियम टू से मीडियम वन भी जा सकती है। अब कौन सा मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वो मेंशन करेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं मीडियम वन इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम टू इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहां से यहां जा रही है, ये केस है। लाइट ये भी हो सकता है कि यहां से मीडियम टू इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट यहां से यहां जा रही है, तो मुझे मुझे बताना पड़ेगा लाइट कौन से मीडियम में इंसिडेंट हुई है। अभी मान लेते हैं मीडियम वन में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मीडियम वन इज द मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड मीडियम टू इज द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो अलग अलग मीडियम है, इनके म्यू और एप्सिलॉन के वैल्यू अलग अलग होंगे। अगर इनके म्यू और एप्सिलॉन के वैल्यू अलग अलग है, इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। अच्छा, मैं मान लेता हूं इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन ज्यादा है, तो यहां लाइट की स्पीड कम होगी। या मैं मान लेता हूं इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन वैल्यू कम है, तो यहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। दोनों केस पॉसिबल है। ये दो अलग अलग मीडियम है, तो इनके म्यू और एप्सिलॉन अलग होगी। अच्छा, अगर इसका म्यू और एप्सिलॉन कम है तो यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा है, और अगर यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा है तो मीडियम वन को हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर। ये बार बार म्यू एप्सिलॉन बोलना ये डिफिकल्ट हो जाता है, हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर मतलब इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन कम था और इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है।
और जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर। इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन ज्यादा था, तो यहाँ लाइट की स्पीड कम थी, और जहां लाइट की स्पीड कम होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। लाइट कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर। अच्छा, ऑप्टिकली रेयर मतलब लाइट की स्पीड मोर, स्पीड ऑफ लाइट मोर। और ये स्पीड ऑफ लाइट लेस। अब क्या है रिफ्रैक्शन? लाइट एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाएगी, ये रिफ्रैक्शन। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ में नहीं जा रही। अच्छा, लाइट कैसे जा रही है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर। अब ये लाइट की प्रॉपर्टी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं आपसे कह रहा हूं इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन कभी बदलेगा नहीं, इस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन कभी बदलेगा? इस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहेगा, इस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहेगा। तब तक फिक्स रहेगा जब तक इस मीडियम का टेम्परेचर और इस मीडियम का टेम्परेचर ना बदले। टेम्परेचर बदलने से म्यू और एप्सिलॉन के वैल्यू बदल जाएंगे, तो म्यू और एप्सिलॉन बदल जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाएगा। म्यू और एप्सिलॉन तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसका म्यू और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, यानी इसका स्पीड कांस्टेंट है, और उसी टेम्परेचर में इसका म्यू और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, यानी इसका स्पीड कांस्टेंट है। और ये दोनों स्पीड जब कांस्टेंट है तो ये दोनों स्पीड का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये एक रेशियो होगा। इस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों स्पीड है। इस रेशियो को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां बहुत सारी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, म्यू से। और ये आपको ऊपर आप क्या लिखेंगे, मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। म्यू आपने लिखा है, म्यू क्या है, लाइट के स्पीड का दो मीडियम में रेशियो। दो मीडियम है आपके पास, म्यू जैसे ही देखा ना तुमने तो कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। म्यू है मतलब दो मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रेवल की है, एक मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एक मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब म्यू में तुम्हें लिखना होगा दो अलग अलग मीडियम कौन से हैं। ऊपर आप क्या लिखेंगे, मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा। नीचे आप क्या लिखेंगे, मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्या है 1, और मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 2, क्योंकि मैंने लाइट को 1 से 2 में जाता हुआ माना। ऐसे लिखेंगे, म्यू ऊपर होता है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और नीचे होता है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मुझे पता चल गया ना लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। अब मैं लिख रहा हूं क्योंकि लाइट यहां 1 से 2 में जा रही है, मैंने क्या लिखा 1 म्यू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 2 1। ये जो ऊपर था ना इसको आप नीचे लिख सकते हैं और 2 के बाद भी लिख सकते हैं। अच्छा, हाउ डू रीड दिस, इसको आप रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको रीड ऐसे करेंगे, इसका मीनिंग नहीं बदला है, इसका मीनिंग तो अभी भी यही है, पर इसको बोलना कैसे है, मीनिंग ये है, बोलना है। अब ये यही डिफिकल्ट बात है, बोल कुछ रहे मीनिंग कुछ और है। लाइट चैप्टर में ये सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन बातों को समझना और इनको याद रखना ये बेसिक लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए लाइट चैप्टर में डिफिकल्ट लगता है। अब ये जैसा है ये वैसा ही है, आपको आदत डालनी चाहिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं 2-4 दिन क्लास में यही सब बोलेंगे आप, आपको आदत लग जाएगी, आपको चीजें बाद में इजी लगने लगेगी। एक दिन में तो कभी नहीं होगा। इसको बोल क्या रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब मैं बोलने की भाषा में क्या बोल रहा हूं, पहले मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन को विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ, बोलने की भाषा में मैं तुमसे कह रहा हूं दिस इज रेड एज, दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बोलने की भाषा में ये है, लिखने की भाषा में ऊपर मीडियम ऑफ इंसिडेंस है, नीचे मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इसका अगर मैथमेटिकल वैल्यू निकालो तो ऐसे आएगा। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डील किया जा सकता है। ये जैसा है वैसे ही। देख लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से, हो गया लिख लो, देख लो। हे, देखो इधर, देखो इधर, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अजीत। म्यू, फर्स्ट में बैठ के बच्चे बात नहीं करते, इसको क्या रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर लिखना होगा तो लिखोगे कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको सी लिखेंगे, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं जी म्यू डब्ल्यू, ये इसको कैसे रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सपोज मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, म्यू जी ए इज 3/2, म्यू डब्ल्यू ए इज 4/3। ये दोनों वैल्यूज क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। वैल्यूज आपको निकालने हैं, जी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, और ए म्यू नहीं, डब्ल्यू म्यू जी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। और आप इजीली निकाल सकते, बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये और ये मैथमेटिकली सेम। और ये जो ऊपर नीचे वन है, इसको हम कर सकते हैं सी बाई बी डब्ल्यू और सी बाई बी जी। बताइए सी बाई बी डब्ल्यू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहां से देख के बताइए, यहां से ये क्या है? व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर। मैं लिख रहा हूं मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास है और मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर है, और ये रिलेटिव है। और इसको मैं किस टर्म्स में लिख रहा हूं? एब्सोल्यूट के टर्म्स में। नीचे क्या है? मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर, और ऊपर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझे? बार बार देखो इसको, 1 μ2, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड 2 इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ, सॉरी, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको अगर मैं एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिखूं, ये क्या है? रिलेटिव। इसको अगर मैं एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिखूंगा तो ऊपर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये ये है रिलेटिव। आपने रिलेटिव को किससे रिलेट किया है? एब्सोल्यूट से। अब आपको ये वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यूज क्या दिए हुए हैं? ये समझ आ गया ना? अच्छा, इससे आप ये वैल्यू निकालिए, नोट करो इसको। एक काम करते हैं, इसको 1 2 से चेंज कर देते हैं।
हाँ, कौन सा? ये वाला नहीं समझी। 2/3 को तुम 3/2 लिख सकती हो। 2/3 ये लिख सकती हो नहीं? 2/3 एंड 3/2 आर दे इक्वल? नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3/1/2, अभी इक्वल है ना? ये हो जाएगा 1/3, ये ऊपर चला जाएगा 2/3। ये और ये एग्जैक्टली सेम है ना? तो मेरे पास वैल्यू क्या था? V1/V2। मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1/V2 1/V1। ये और ये एग्जैक्टली सेम है। अब ये 1 था, ये 1 था, तो मैंने दोनों को C से मल्टीप्लाई कर दिया, C कट के फिर 1 हो जाएगा। বুঝতে পেরেছিস? কোনটা বুঝতে পারিস? গোটাটাই বুঝতে পারিস? दोबारा देख। हेलो, देखो एक बार दोबारा देखते हैं। ए सुन, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/V2/1/V। अब ये दोनों ही 1 था, ऊपर न्यूमेटर में, इसके भी न्यूमेटर में 1 है, तो मैं दोनों को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C/V2 C/V1। ये रेशियो हमें पता है, C/V2 यानी ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? μ2 ऐसे लिख सकता हूँ ना? ये क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एयर है तो ये एब्सोल्यूट है। अच्छा, ये क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट। समझे? हाँ, एयर की जगह आप कुछ और ले सकते थे, किसी एक मीडियम को स्टैंडर्ड माना था, हमने सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट करके एक शीट बना के दीवार के पीछे चिपका दीजिए। एयर स्टैंडर्ड लिया हमने, सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलमोस्ट सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये वैल्यू में पता है। ये बात समझ गए? हाँ, इसको याद रखना कैसे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको अगर एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, यानी 1। चलेगा? हाँ, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं दे रहा हूं म्यू जी 3/2, म्यू डब्ल्यू इज 4/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी म्यू डब्ल्यू। निकालो तो। व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास? व्हाट इज द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर? इसको हाँ, इसको हम एब्सोल्यूट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और दोनों ही वैल्यू मुझे गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 2/3, ये हो जाएगा 8/9। लेकिन अगर मैं आपसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू म्यू जी, ये क्या आता? नाइन बाई एट। ये आता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ वाटर। ग्लास का वैल्यू 3/2 इंटू ये वैल्यू 3/4, ये आ जाता 9/8। अच्छा, इससे आप क्या समझ सकते?
ये आ रहा है 9/8, ये आ रहा है 8/9। ये है जी म्यू डब्ल्यू और ये डब्ल्यू म्यू जी। मैं एक काम करता हूं, ये लिखना हो गया ना ऊपर वाला। मैं अगर जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं लल्ला, ये वैल्यू कितना है 8/9, ये है 9/8, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला बना लेते छोटा सा, 1/2 इंटू 2/1, ये हमेशा क्या होगा 1 होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा ये 1 होगा, आपको ये पता है, ये अलग बात है। और आपको ये इक्वेशन से पता है, देखो ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसका क्या मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इंटू ये क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगेन ये क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। आपको चीजें, हाँ बोलो डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू म्यू जी और ये जी म्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ये समझ ये आपको याद है, ये अलग बात है, ये आपको हर तरह से पता है, ये आपको चैप्टर में मदद करेगा। डॉक्टर तुम्हें समझ आ रहा है क्या भागनी? चश्मा का है तुम्हारा, उसका चश्मा नहीं है, चश्मा किसका था छूट गया टूट गया तो बनाना नहीं है, हो गया लिखने। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर ये वैल्यू तुम निकाल लो जी म्यू डब्ल्यू, इसको बोलोगे कैसे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और तुम्हें निकालना क्या है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, इसका वैल्यू आ रहा है 8/9, उसका रेसिप्रोकल कर देना 1/8/9 यानी 9/8। अब लो लिखो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ हो गया लिखना, ये लिख लो लिख लो। हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट चिपका दो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये चिपका दो। देखो दूसरा वाला थोड़ा समझते हैं, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, they all they all lie in the same plane। नंबर 2, ये क्या कहते हैं, इसको हम पहले देखते हैं थोड़ा। हाँ डिफरेंट प्लेन में नहीं होता है। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लाइट की स्पीड एयर में कांस्टेंट रहेगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लाइट की स्पीड ग्लास में भी कांस्टेंट रहेगी। दो कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। प्लेन्स कुछ और ही कर रहे हैं, यहां वो नॉर्मल बनाते हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई,
इसको कहते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी, एयर में कि ग्लास में, एयर में। अगर यहाँ स्पीड कम होगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। एक I1 वैल्यू है, R1 वैल्यू, और साइन टेन कॉस कोसेक सेक कोसेक में उन्होंने साइन वैल्यू लिया, साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1। इसका एक रेशियो आएगा ना, उन्होंने उसको साइड में लिख दिया। फिर एक्सपेरिमेंट किया, एयर, वही सेम टेम्परेचर, एयर और ग्लास, ये वैल्यू है I2 और ये वैल्यू है R2। अब यहाँ I2 और R2 अलग अलग है। फिर उन्होंने लिया साइन I2 बाय साइन R2, इसका एक रेशियो है, उसको भी लिख के रख दिया, इसका रेशियो है P, इसका रेशियो है Q। फिर एक इक्वेशन कर रहे हैं वो, ये I3 है, ये है R3। मैं क्या कर सकता हूं, साइन I3 बाय साइन R3, इसका वैल्यू क्या है 8। लंबू बैग उठा, इधर आ, कोने में लंबू इधर। कोई डाउट है इसमें, कुछ भी नया, कुछ यूनिक, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, ये सब क्यों कर रहे हैं, उन्होंने देखा अरे ये P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R आ रहा है, ये मीडियम का पेयर कांस्टेंट है ना, ये मीडियम का पेयर कांस्टेंट है ना। अगर पेयर ऑफ मीडियम कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का तुमने साइन वैल्यू लिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का तुमने साइन वैल्यू लिया है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रेशियो आई का वैल्यू कुछ भी हो, I1 है R1 है, I2 है R2, I3 R3 है, पर ये रेशियो में क्या आ रहा है, मैं लिख रहा हूं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant, is always constant for a given pair of medium। लेकिन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मैंने तो सुना था कि स्पीड का रेशियो कांस्टेंट रहता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इस मीडियम में लाइट की स्पीड और इस मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, और लाइट की स्पीड का रेशियो भी हमेशा सेम रहेगा। हाँ, ओ ओए, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर यहां क्या बोल रहे हैं, दो मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। पर यहां तो स्पीड कांस्टेंट रहने की बात की, यहाँ एंगल कांस्टेंट रहता है, एंगल्स का साइन वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो स्पीड के रेशियो को हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कह रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम एंड इज नोन एज, अच्छा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of medium and is known as what is known as ratio। इसके पहले वो था, वो भी तो रेशियो ही था, तो हम क्या लिख सकते हैं, and the ratio is known as refractive index for that pair of medium।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए होता है। ये बात समझे? अच्छा भाई थोड़ी सी बात सुनो, ये जो टेबल है ना, इस टेबल की जो लेंथ है, इस लेंथ का ग्लास मान लो, ये ब्रेथ है ग्लास का और ये हाइट है उस ग्लास। इतना बड़ा एक ग्लास ब्लॉक है हमारे पास और उसमें एयर नहीं है, वो कंप्लीटली मेड अप ऑफ ग्लास। बहुत हेवी होगा लेकिन है। अब ये जो टेबल है, ये टेबल, इस टेबल को भी ट्रांसपेरेंट कर रहा हूं मैं। ये जो टेबल का हेड है, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर रहा हूं। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक को रख रहा हूं। अच्छा, टेबल का जो सरफेस है उसका ग्लास और जो ग्लास ब्लॉक में रख रहा हूं वो ग्लास सेम है। ग्लास भी अलग अलग रखे, क्वार्ट्स अलग, फ्लिंट अलग है, क्राउन अलग है, वो सब पढ़ेंगे हम चैप्टर में। मैं सेम मीडियम, ये जो ग्लास ब्लॉक है और ये जो टेबल टॉप है, ये सेम ग्लास है। अगर ग्लास सेम है, मीडियम सेम है, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या रहेगी? सेम। अच्छा, ये मीडियम क्या है? एयर। रूम में अंधेरा कर देता हूं मैं और इस ग्लास सरफेस में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस में लाइट देता हूं। वो रेड कलर की लाइट जो मैं तुम लोगों को दिखाता था, वो रेड कलर की लाइट मैंने दी और यहां रख देता हूं मैं एक प्रोटेक्टर। तो उससे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर सकता हूं ना। मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता लग गया। अच्छा, लाइट अगर एयर से चल के आ रही है, वो ग्लास ब्लॉक में एंटर करेगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर वो नॉर्मल में बेंड होती है, अगर वो नॉर्मल में बेंड होती है, ये टेबल टॉप अगर ट्रांसपेरेंट है, तो वो नीचे जाके मेरे वुडन ब्लॉक में लगेगी। तो मैं फिर ज्योमेट्री सॉल्व करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालूंगा। मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैं लिखूंगा साइन आई, साइन आई बाय साइन आर। और ये किसके बराबर है? म्यू। अच्छा ये बताइए, इंसिडेंस कौन से मीडियम में? एयर। और रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में? ग्लास। मुझे ग्लास का क्या पता चल गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से आप मुझे कोई भी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ये अब कोई डिफिकल्ट काम रहा क्या? बड़ा इजी काम है, इसी से आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं रिलेट किससे कर सकता हूं? मान लीजिए ये साइन आई है और ये साइन आर है, ये मीडियम अननोन है, ये मीडियम अननोन है। तो आप उस अननोन मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते। इस तरह से हम पहले म्यू निकाल लेते हैं, साइन आई बाय साइन आर, और फिर उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल लेते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, बड़े काम का है। देखो, ये मैंने अलग अलग निकाला, बाद में नजर फिराई तो देखा कि पी क्यू आर इक्वल है। इसका आंसर कोई देगा उसको? ए, ये डाउट किसी और के मन में है? रोहित पूछ रहा है ये पी क्यू आर इक्वल क्यों होगा? ये, हाँ, ये जो पी क्या है? रेशियो है ना, किसका? साइन आई का और साइन आर का। अच्छा मान ले साइन आई, मान ले आई का वैल्यू है 30, आर का वैल्यू है 28, तो तू क्या लिखेगा? साइन 30 बाय साइन 28। और फिर तूने साइन आई का वैल्यू लिया, आई का वैल्यू 45 और आर का वैल्यू है मान ले, अच्छा आर का वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगा और आर का वैल्यू चेंज होगा, ऐसा होगा 45 से मान ले हो गया वो 38 डिग्री। तो ऊपर क्या लिखिएगा? साइन 45 का वैल्यू और नीचे क्या लिखिएगा? साइन। अब मुझे एक बात बता, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रहा हूं अपने मन से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये तेरे मेरे मन के ऊपर है कि ग्लास ब्लॉक की प्रॉपर्टी के ऊपर है? ग्लास ब्लॉक की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देना था वो देते गया, मैं नोट करता गया। अब मैं देख रहा हूं इंटरेस्टिंगली कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू, आई कुछ भी हो, आर बदल जाएगा। आई बदलेगा, आर बदलेगा, आई बदलेगा, आर बदलेगा, आई बदलेगा, आर बदलेगा। मैंने आई बदला, आर बदल गया। लेकिन साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू नहीं बदला। मैंने आई बदला, आर बदल गया। जब साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू लिया, वो कांस्टेंट रहा। मतलब एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई का वैल्यू और साइन आर का रेशियो, साइन आई और साइन आर का वैल्यू, ये कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट क्या आता था? उनके स्पीड का रेशियो। और उस स्पीड के रेशियो को मैंने क्या नाम दिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने दो तरह से जोड़ दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड हो, मिटाओ इसको। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी में, हाँ बोलो, कौन सा नहीं लिखे?
ये तो लिखने कुछ है नहीं। सुनो रोहित, ऐसे कर सकते हैं, एयर ग्लास, तुझे लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी निकालनी है, तू ऐसे कर सकता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया, ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये निकाल लेना, साइन आई बाई साइन आर, इसका एक वैल्यू आएगा, इसको तू क्या बोलेगा, म्यू। अच्छा, इंसिडेंस कौन से मीडियम में, एयर, और रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में, ग्लास, इसको तू क्या लिख सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये रेशियो तुझे पता है ना, इसका रेशियो कितना आएगा, साइन आर बाय साइन आर। सपोज ये वैल्यू आया 1.5, ये तो तू क्या कर सकता है, सी बाई वीजी का वैल्यू कितना है 1.5, और वीजी का वैल्यू क्या होगा बेटा, सी बाई 1.5, सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5, और ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर। ग्लास में लाइट की स्पीड का पता लगा लिया हमने, कैसे, साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू 1.5 है, समझा, कोई डाउट है, ये चीजें बहुत आसान लगती है, ये बात मैं अगर 3 बार बोल रहा हूं एक क्लास में तो जरूरी इंपॉर्टेंट होगी, आपको ये बातें समझ में आ रही है ये अलग बात है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई, अभी पढ़ा अभी समझ आ रहा है, घर गए नेक्स्ट क्लास में भूल गए, इससे काम नहीं बनेगा, आपको ये हमेशा चीजें समझ आ रही थी, आगे हर इक्वेशन में हर थ्योरी में ये सब बेसिक टूल्स है, और आप इन्हीं में स्ट्रगल कर रहे बाद में, चैप्टर आपको टफ लगने लगे, इनको लिखना, और जितनी बार लिखोगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो इसको मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, और तुम्हें एक इक्वेशन कितना अच्छा लगने लगेगा, ये हो गया लिखना, मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ऊपर वाला मिटाऊं, हमने कहा ना कि whenever light travels from optically rarer medium to optically denser medium it bends towards the normal, इसका एक मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, वो अलग बात है कि ये उससे मिल जाता है। देख मैं क्या कर रहा हूं, एयर, एयर से ग्लास में लाइट गई, ये आई और ये आर, कौन सा एंगल ज्यादा होगा, आई का वैल्यू ज्यादा होगा आर से। अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अभी भी जो मैंने पढ़ा, साइन आई साइन आई बाय साइन आर, क्या लिखूंगा शार्नी इसको, म्यू, हाँ बोलो, एयर का वैल्यू क्या था 2.95, वैक्यूम का वैल्यू था 3, और मैंने लिखा था ना फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम एयर के वैल्यू को वैक्यूम के वैल्यू को सेम मान लेते, वरना यहाँ 2.95 लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन बड़ा होता है। हाँ बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर होता है, ऊपर क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ऊपर क्या होता है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे होता है मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा ग्लास, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं एब्सोल्यूट के टर्म्स में बताइए, एब्सोल्यूट के टर्म्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अच्छा एयर ही क्या था, मीडियम ऑफ इंसिडेंस, तो अब इस इक्वेशन को अगर याद कर सकते, इसको याद कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जब मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, ये कौन सा है, रिलेटिव की एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा इक्वल होगी,
अब देखो मजे की बात, ये बताइए आप अजीत जी, खड़े हो जाइए, ये जो म्यू वेव, अनित जी आप बैठिए, मैंने अजीत जी को खड़ा किया। अभी एक क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया, मेरे कोई काम कर, इसके आगे तुम क्या देख पा रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यस, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना? अच्छा, व्हाट? और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब बताइए, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये बताइए कौन सा वैल्यू कम है? इक्वल, दोनों स्पीड कम इक्वल होगा। ग्लास में लाइट की स्पीड, ग्लास में लाइट की स्पीड, ग्लास में लाइट की स्पीड अगर कम है तो ग्लास का म्यू ज्यादा। अच्छा, मतलब मैं बोल सकता हूं म्यू जी, ग्लास में लाइट की स्पीड। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं, जब मैं पार्ट्स में बोल रहा हूं चीजों को तो समझ आ रहा है, जब एक साथ बोल रहा हूं तो डिफिकल्ट लगता है, आपको चैप्टर टफ लगेगा। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, फिर जाके बार बार पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लास में लाइट की स्पीड कम है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। दोबारा बोल रहा हूं, ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। अगर ये ज्यादा है और ये कम है और फिर भी आप इसको इक्वल रखना चाहते हैं तो आर को क्या होना पड़ेगा? अगर ये ज्यादा है और ये कम है, आप इसको इक्वल करना चाहते हैं, आर को क्या होना पड़ेगा? कम। whenever light travels from optically rarer medium to optically denser medium it bend towards the normal। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है वहां रिफ्रैक्शन का एंगल भी कम हो जाएगा। ये बात समझो, बैठिए। देखो ये इससे समझ में तो आता है, लेकिन इससे लाइट की लाइट में जो घटना घट रही है इससे उसका कोई लेना देना नहीं, ये मैच कर जाता है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस इक्वेशन के बनने के पहले भी लाइट का वही बिहेवियर, तो आप इसको आंसर मत मानना। व्हाई डज लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने कोई आंसर नहीं दिया, हाँ ये मैच कर जाता, ये मैंने चीटिंग की। लाइट का बिहेवियर ऐसा ही है, लाइट लाइट का बिहेवियर ऐसा ही है, बेंड टुवर्ड्स द, उससे मैंने ये इक्वेशन डिराइव करके तुमको चिपका दिया, तुम मान। खैर, आप याद क्या रखेंगे, ये है स्नेल्स लॉ आपके लिए, ये है आपके लिए स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ। बाकी सारा चैप्टर इस इक्वेशन से बन जाएगा। हाँ, जो भी बात नहीं है, ये जो घटना घट रही थी उसको आपने इक्वेशन में सक्सेसफुल लिख दिया, ये बड़ी बात है। चले क्वेश्चन सॉल्व करो, देख ले सब तेरा ही है। लाइट ट्रेवल्स लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट in medium A is a meter per second and speed of light in medium B is b meter per second, where b is c by 3 meter per second. Angle of incidence is
60 डिग्री and angle of refraction is 45 degree. Find the value of A. डायग्राम क्या बोल रहा है? मीडियम ए, ये मीडियम बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री. अब क्या क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस. मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन सा? ए. तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस into sin of angle of incidence is equal to refractive index of medium of incidence into sin of angle of incidence is equal to refractive index of medium of refraction into sin of angle of इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स into इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स into इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन वैल्यूज. ये क्या हो जाएगा? म्यू बी साइन आर ना. अच्छा, म्यू ए क्या होगा? बस यही बात आपको समझ आ रही है क्या? म्यू ए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सी बाय सी बाय वी ए. और वी ए क्या है? ए. और ये साइन आई, ये क्या हो जाएगा? साइन 60 सी बाय, हाँ ये हो गया. अच्छा, ये किसको क्या लिखेंगे? सी बाय बी ना. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी. और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? बी. और बी क्या है? अरे मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन को मैंने बस खींच के बढ़ा के और कुछ, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आपको समझ आ रहा है वो टूट जाए, ताकि आप घर जाके एक बार पढ़ने बैठे. अच्छा, ये क्या है बोलो ना? म्यू बी को क्या लिख सकता हूं मैं म्यू बी को क्या लिखूंगा? सी बाई वी बी ना. और वी बी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी. और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी क्या है? बी. तो मैंने यहां लिखा बी, और उसने बी का वैल्यू भी दे दिया, कहा कि बी क्या है? सी बाई 3. तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सी बाई 3. चलेगा? अच्छा, अब ये हो गया सी बाई ए. साइन 60 है √3/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3. और साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2. अब बताइए ए का वैल्यू क्या होगा? मुझे बताना पड़ेगा क्या? अच्छा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ वरना रोहित समझेगा नहीं. 3 इंटू 1/√2 को हम लिख सकते थे 3/√2. बता रोहित क्या रहा है? ये बात समझ आ गई क्या? 6 को क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू √6. ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा सी बाय √6. थोड़ा आंसर गलत, मतलब अच्छा नहीं आया, पर आ गया. कोई डाउट है इसमें? नहीं. देखिए, इतना स्नेल्स लॉ समझ जाने के बाद भी क्वेश्चन से मिस्टेक हो जा रही है. आपने ये समझ लिया, राइट? अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी मिस्टेक ही होती है. आपको कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना. आपको चीजें कॉन्सेप्ट वाइज ही समझ आनी चाहिए. हो गया? अरे मेरे भाई, ये ए को यहाँ ले आए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3/5. ये वाला. ओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √6 इंटू सी बाई 6. और 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6. ये कट गया, तो ये हो गया सी बाई √6 बीटा 5.
कौन नहीं समझा था? कौन? आज और नहीं पढ़ाऊंगा, आप इस रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, आप इसको लास्ट नेक्स्ट क्लास में सुन के आइए। कब है क्लास? थर्सडे क्लास।